जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की रैंक निकल पड़ी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। एजुकेशन सिस्टम के बारे में अक्सर मैं बात कर चुका हूं। एजुकेशन सिस्टम में आए बिगाड़ के बारे में भी अक्सर मैं बात कर चुका हूं। कई ऐसे मुद्दे थे अपनी पिछली वीडियो में मैंने उठाए हैं और इस बार की इस वीडियो में भी मैं एजुकेशन सिस्टम में आए हुए बिगाड़ और उसके पीछे के रीज़न के ऊपर ही बात करूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से देखें। और अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है, अपने फ्यूचर बनाने के बारे में चिंतित है और आप चिंतित हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है मगर जिन चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर ख़राब ना हो जाए। तो ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखिएगा और पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो जो है और आज जो हमारा आज जिसको हम निशाने पर रखेंगे वो खुद यूजीसी है। बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन देने वाली और जो संस्था है हम उसे ही आज कटघरे में रखेंगे अपनी इस वीडियो में, क्योंकि ये यूजीसी ने ही किया है और यूजीसी की वजह से ही हो रहा है। अब मैं इतना बड़ा सवाल क्यों उठा रहा हूँ, इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा हूँ, उसके पीछे की वजह पे हम बात करेंगे। क्या वजह है, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे आज बात होगी। और आज का हमारा टॉपिक है नैक। वीडियो का थंबनेल आपने देखा ही होगा, उसको देखकर ही आप आए हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि नैक क्या है। NAAC नैक जो यूजीसी ने ही एस्टेब्लिश किया हुआ है। कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या है नैक, क्या वजह है नैक होने की। मगर सबसे पहले तो आप ये एडवर्टाइज देखिए, छोटा सा अंश दिखाऊंगा, कहीं कॉपीराइट ना मार दे पारुल यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर। ये देखिए आप। पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है। अगर NAC A++ है तो बेस्ट है। तो आपने देखा कि बमन ईरानी साहब जो हैं वो पारुल यूनिवर्सिटी की ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर 2 बार मैंने आपको 2 सीन दिखाए जिसमें वो NAC A++ का जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी जिसको NAC मिल चुका है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और A++ या A+ मिला हुआ है तो वो 100% वेबसाइट खोलते ही आपको ऐसा इमेज खुल के आ जाएगी कि NAC A+, NAC A++। और जो बहुत हाईफाई यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही नामचीन हैं, वो मोहम्मद ईरानी साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उनसे नैक प्रमोट करवा रही हैं। तो आखिर ये नैक है क्या? तो नैक है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC, जिसको 1994 में यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया था। इसमें एक ऐसी पैनल होती है कि जो फिक्स नहीं होती कि यही पर्सन होगा। यूजीसी अपने हिसाब से पैनल बनाकर लोगों को भेजते हैं इंस्पेक्शंस करने के लिए। और नैक जो है वो 7 क्राइटेरिया के हिसाब से इंस्पेक्शन करता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने देखा होगा कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अब बोर्ड के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर अब नैक लिखा हुआ आ जाता है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट गुजरात के अंदर तो पारुल यूनिवर्सिटी ने ही किया था। अब बात करते हैं उसके 7 क्राइटेरिया की। जो 7 क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर नैक असेसमेंट करता है, जिनके बारे में नैक यूनिवर्सिटी से पूछता है कि दिखाओ इन 7 चीज़ों में से तुम्हारे पास क्या क्या है। तो पहला है करिकुलर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तीसरा है इवेल्युएशन इनोवेशन रिसर्च, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स, पांचवा स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, छठा गवर्नेंस एंड लीडरशिप और सातवां है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन सातों चीज़ों को आपने ध्यान से सुना होना चाहिए। वैसे मैं रिपीट कर ही दूंगा, इन 7 चीज़ों में से कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो सिस्टम में बिगाड़ लाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। ये 7 चीज़ें बुरी नहीं हैं, ये 7 चीज़ें अच्छी हैं, मगर इन 7 चीज़ों को पाने के लिए जो किया जा रहा है,
असल में वो चीज़ बुरी है। खैर, फिलहाल जो है आपने इन 7 क्राइटेरिया को सुना। अब मैं आपको सुनाता हूँ वो 4-5 पॉइंट्स जिनकी वजह से नेक ज़रूरी है इंस्टीट्यूट के लिए। तो वो जो 5 पॉइंट हैं वो हैं क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन। नेक अगर मिलता है तो एक इंस्टीट्यूट को, एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, रेपुटेशन मिल जाती है। फिर होता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आता है इंक्रीज स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी। फिर आता है बेटर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो मुद्दे हैं जिनको मैं ध्यान रखने को कह रहा हूँ, जानबूझकर कह रहा हूँ। और फिर आता है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक मिलने के बाद काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो ये 5 वो पॉइंट्स हैं जो नेक मिलने के बाद एक रेपुटेशन के तौर पे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी कॉलेज या एक अच्छे इंस्टीट्यूट के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करता है। अच्छा, नेक की दौड़ जो है वो क्यों शुरू हुई, उसके पीछे भी बात ज़रूरी है कि नेक अचानक से क्यों इतना प्रमोट किया गया, अचानक से क्यों इतना दौड़ गया। तो सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस की। इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली डिक्लेयर किया यूजीसी ने कि 5 साल या उससे ज़्यादा किसी भी प्राइवेट कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को अगर हो गए हैं तो उसको अब नेक एक्रेडिटेशन ज़रूरी है। तो पहला तो पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान टाइम्स, इसकी आप खबर पढ़िए, ये काफ़ी पुरानी खबर है, मगर कुछ ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, इस तरह के एजुकेशंस के लिए, इस तरह की स्टडीज़ के लिए जो ज़रूरी था उसके ऊपर पूरी एक खबर आई थी कि कई कॉलेज ऐसी थी जो डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ पढ़ा रही थी और उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो एलिजिबल नहीं थे, यूजीसी की तरफ से परमिशन नहीं थी। तो उस परमिशन को देखते हुए यूजीसी अप्रूव करेगी, तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए एक बैन लगाया गया था और फिर नेक को वहाँ पर लाया गया था कि जिस इंस्टीट्यूट के पास नेक होगा वो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवा सकेगी और उसमें भी 3.25 या उससे ज़्यादा ग्रेड होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जब नेक की ज़रूरत पड़ी। मैंने इतनी सारी आपको चीज़ें बताई हैं, इतनी सब बातें बताई हैं, मगर क्यों, आखिर ये इसके ऊपर मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो नेक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने का वादा है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट से, इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, HEI से आपको मिल रहा है। मगर ये वादा कितना फुलफिल है, तो ये मैं आपको लिंक्डइन की एक पोस्ट बता रहा हूँ। ये लिंक्डइन पे पोस्ट किया था और इस पोस्ट के मुताबिक इंडिया में नेक एक्रेडिटेशन का स्टेटस 45,000 प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 9,000 को है। 45,000 इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हैं प्राइवेट गवर्नमेंट मिलाकर, जिसमें सिर्फ 9,000 कॉलेजेस ऐसी हैं जो नेक के लिए एलिजिबल हैं। मतलब उसके अंदर नेक के 7 क्राइटेरिया फुलफ़िल होते हैं। अब ये 7 क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं, तो जो फुलफ़िल नहीं हो रहा है वो क्या है, कौन सी चीज़ है जो बाकी 36,000 कॉलेजेस के पास नहीं है। तो उसमें पहली चीज़ है इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। कॉलेजेस के पास कॉलेजेस खोल देने के पैसे हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करने के पैसे नहीं हैं, या शायद हैं मगर वो अब पैसा कमाने की लालच में कर नहीं रहे हैं। दूसरा है फैकल्टी शॉर्टेज एंड क्वालिटी। अब ये फैकल्टी शॉर्टेज को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको शुरुआत से जो जो चीज़ें ध्यान में रखने को कही है वो सब एक साथ लाकर आपको बता दूंगा। फिर आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक कम इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉलेज के हिसाब से जो होना चाहिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर आता है लिमिटेड रिसर्च एंड इनोवेशन एंड लो स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लो स्टूडेंट एनरोलमेंट। अब बात आती है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको ध्यान में रखने को कहीं, वो चीज़ें ध्यान में रखने को क्यों कहीं।
नेक के 7 क्राइटेरिया हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जिसमें मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ वो 7वां क्राइटेरिया था, जिसके अंदर था बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि आप क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में नेक का जो अपना रूल है वो अलग है, मगर मैं बेस्ट प्रैक्टिस को पूरे इंस्टीट्यूट के 7 क्राइटेरिया के ऊपर ले जाना चाहूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिस तो हर चीज़ में होनी चाहिए ना, और उसके लिए फैकल्टी को तैयार करना भी ज़रूरी है, फैकल्टी को उतना टाइम देना भी ज़रूरी है कि जिससे वो अपने आप को बेस्ट बना सकें पढ़ाने में, फालतू के डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने में नहीं। अब मैं अपने असली मुद्दे पे आ रहा हूँ, और वो असली मुद्दे पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये कोरा का एक पोस्ट, कोरा के एक पेज का स्क्रीनशॉट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है निरमा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि वो नैक पाने के लिए फेकिंग कर रही है, फेक डॉक्यूमेंट्स बना रही है और हर चीज़ फेक दिखाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल में हो यही रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह नैक पाने की दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ के चक्कर में एजुकेशन सिस्टम का जो भट्टा बैठा है, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की लर्निंग्स का, फैकल्टी का पढ़ाने का जो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो रीज़न यही है। यूजीसी ने अंधा बनकर एक ऐलानिया बात तो कह दी कि ये तुम्हें चाहिए। अब सारे इंस्टीट्यूट लग गए हैं नैक पाने की दौड़ में, और वो अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराने रिकॉर्ड्स को कर रहे हैं रीजनरेट। उनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं अपना एक प्रॉपर सिस्टम को दिखाने के लिए कि देखो हम अच्छी कॉलेज हैं या हम अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वो दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो वो 6 महीने और 1 साल में 5 साल का डेटा रेडी करवाते हैं, और जाहिर सी बात है 5 साल पहले क्या हुआ था इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो वो डेटा फेक जनरेट किया जाता है, और वो सारा फेक जनरेट करने का जो वज़न है, जो बर्डन है, वो उस कॉलेज के इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज़ के कंधों पे डाल दिया जाता है। फैकल्टीज़ पढ़ाने की जगह पर ये सारे पेपर वर्क करने में लग जाता है जो इन तरह की एक्रेडिटेशन के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक फैकल्टी के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेस होगा तो वो बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएगा जिसकी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है। अब आप खुद सोच लें कि जब उल्टे सीधे पेपर वर्क फैकल्टी से करवाए जाएंगे, तो एक तो वैसे ही फैकल्टी की शॉर्टेज है, वैसे ही प्रोफेसर्स की शॉर्टेज है, उसमें जो हैं वो भी छोड़ देंगे। आपके बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये सोचने जैसी बात है। आज अगर आपका बच्चा पढ़ भी ले रहा है तो कल उनके आने वाली जनरेशन का कौन सोचेगा? मैंने आपसे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखने को कहा था, जैसे कि पहला पॉइंट था इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसका सत्यानाश हो गया है। इस तरह के जो इंस्पेक्शंस हैं नैक जैसे या और भी तरह के होते हैं, इन इंस्पेक्शंस ने क्वालिटी का तो नाश कर दिया है। क्योंकि होता क्या है, फैकल्टी से यार ये डॉक्यूमेंट बनाओ, ये डॉक्यूमेंट बनाओ, ये फाइल जनरेट करो, वो फाइल जनरेट करो, ये पेपर वर्क करो, वो पेपर वर्क करो। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक कॉरपोरेट ऑफिस बन के रह गया है। पेपर वर्क, पेपर वर्क, पेपर वर्क, रिपोर्ट, 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 पीपीटी, 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 यही बनाना रह गया है। फैकल्टी यही बना रहा है, और पढ़ाने के रिलेटेड, खुद को इम्प्रूव करने के रिलेटेड, बच्चों को कुछ नया रिसर्च करके सिखाने के रिलेटेड उसके पास अब टाइम नहीं है। और कुछ गधे और बेवकूफ़ किस्म के लोग ऐसे हैं इसी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि वो गधे ये कहते हैं कि ये सब तो फैकल्टी को घर जाके करना चाहिए। भाई क्यों? जब कोई फैकल्टी वहाँ इंस्टीट्यूट में आ रहा है, वहीं पर जॉब कर रहा है, वहीं पर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे पढ़ाने का जो मटेरियल उसको तैयार करना है वो घर आके क्यों करे? वहाँ पे उसको क्यों टाइम नहीं मिल रहा? क्यों तुम फालतू काम कराए जा रहे हो उससे? तो ये मैंने आपको पहला मुद्दा कहा था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके बच्चों को कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका प्रोफेसर, उनका फैकल्टी फालतू के कामों में लगाया गया है। और किसने लगाया है? यूजीसी के एक स्टेटमेंट के ऊपर सारे इंस्टीट्यूट्स ने लेकर फैकल्टी को इन सारे कामों में लगा दिया है।
एक प्रोफेसर जो हायर किया जाता है पढ़ाने के लिए, उसको तो लगा दिया उल्टे सीधे कामों में, और बाद में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर से प्राइवेट विजिटिंग फैकल्टी हायर कर रही है पढ़ाने के लिए। आप समझ रहे हैं क्या क्या धतिंग चल रहे हैं इन लोगों के, क्या वाहियात तरीके से ये लोग चला रहे हैं कि एक तो टीचर हायर किया है, उससे करवाना है फालतू काम, और फिर बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी को हायर कर रहे हैं ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और फिर उसके लोग वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। क्या सिस्टम है ये? सोच लीजिएगा आज इस बारे में, आवाज़ उठा सके तो उठा लीजिएगा, कल ऐसा ना हो। वैसे ही हमारी कंट्री में एजुकेशन के लिए कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, यहाँ पर वैसे ही फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज आपके बच्चों के लिए सोचकर कम से कम इस चीज़ को अपनी आवाज़ उठाने के लिए टॉपिक बनाइएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी फंडिंग, बेटर फंडिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट से क्या मिलता है? बेटर फंडिंग अपॉर्चुनिटी। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फ़ंड तो मिलने चाहिए, और अगर नेक मिलने के बाद यूजीसी की तरफ से फंडिंग मिलता है तो मैं इस चीज़ को अग्री करता हूँ। मगर पैसा ही कमाना है तो ईमानदारी से कमाओ ना, डकैती करके क्यों कमा रहे हो? अब डकैती क्यों कह रहा हूँ मैं? डकैती इसलिए कह रहा हूँ कि पहली चीज़, पढ़ाने के लिए फैकल्टी को लिया जाता है, उससे उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं, फिर बाद में घुमाकर दूसरी कंपनी को हायर किया जाता है, उससे पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है, और उस कंपनी को पैसा देने के लिए फ़ीस बढ़ाई जाती है। और ये जो एक्रेडिटेशन है ये भी तो अपॉर्चुनिटी देते हैं फ़ीस बढ़ाने की। दूसरी चीज़ ये होती है कि फंडिंग जो होती है वो झूठे नाम से ली जाती है। आप मुझे ये बताइए ना, मैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि जिसमें एक्चुअल में उसको उसके अंदर पढ़ाने वाले फैकल्टी जो हैं वो सच में कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं। अभी अभी ये खबर मैं बताऊं, पहले पीएचडी ज़रूरी नहीं था बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अगर मास्टर्स किया हुआ फैकल्टी है तो बैचलर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था। यूजीसी ने ये भी एक नया धतिंग डाल दिया है कि अब पीएचडी ज़रूरी है अगर तुम्हें बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो। मतलब एक तरफ फालतू के पेपर वर्क करता रहे फैकल्टी, दूसरी तरफ पीएचडी करता रहे, और बच्चों के एजुकेशन का, बच्चों की स्टडी का, बच्चों के करियर का सत्यानाश हो जाए। जिम्मेदार सब हैं, फैकल्टीज़ जो चुपचाप इस बात को सह रहे हैं जिम्मेदार हैं, इंस्टीट्यूट्स जो इस बात को कर रहे हैं जिम्मेदार हैं, और यूजीसी जो बिना सोचे समझे ज़बरदस्ती थोप रहा है इन चीज़ों को, ये भी जिम्मेदार है। इन तीनों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और मैं तो सबसे ज़्यादा उन पेरेंट्स को कहता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन कॉलेजेस में, इन शो शा करने वाली कॉलेजेस में भेज रहे हैं। दूसरी एक बात पे मैंने आपको बताया था इनसफिशिएंट रिसोर्स और फैकल्टी की शॉर्टेज। एक तो वैसे ही फैकल्टी की शॉर्टेज, उसके ऊपर फैकल्टी से काम करवाए जा रहे हैं उल्टे सीधे, तो कौन जाएगा पढ़ाने के लिए? कौन सोचेगा कि यार मैं पढ़ाऊँ और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनको सिखाऊं, कुछ उनको कुछ नया लाकर सिखाऊं? कौन सोचेगा इस बारे में, जब ऑलरेडी उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे काम, और सिर्फ उल्टे सीधे काम नहीं, 4 साल के काम 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर कराए जाते हैं, ये नैक पाने के चक्कर में। आप सोचिए फैकल्टी के स्ट्रेस का लेवल कितना हाई होता होगा उस टाइम पे, उसका असर स्टूडेंट्स के ऊपर कितना गहरा पड़ता होगा, आप खुद सोचिए। और नहीं आपको अंदाज़ा आ रहा तो किसी फैकल्टी से जाकर मिलिए जो निचले लेवल पर ये तरह के काम कर रहे हैं, वो आपको सच्चाई बताएगा, अगर सच बोलने वाला इंसान होगा तो। आप खुद सोचिए ना, एक फैकल्टी की शॉर्टेज, फैकल्टी नहीं आना चाहते हैं पढ़ाने के सिस्टम में क्योंकि उनको पता है कि बहुत वाहियात सिस्टम इन प्राइवेट कॉलेजेस ने और यूजीसी के कुछ गलत फैसलों ने करके रख दिया है। तो अब कौन जाएगा यार पढ़ाने? और जो पढ़ाने जा रहे हैं उनके हालात ऐसे हैं कि वो पढ़ाने से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के रह गए हैं। तो अभी ये पूरा सिस्टम है सत्यानाश हुआ हुआ। आज आंखें खोल लें पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, और ईमानदार प्रोफेसर्स, फैकल्टीज़ भी, तो अच्छा है, वरना कल इनके ही बच्चे या इनके बच्चों के बच्चे इस सिस्टम में आएंगे और क्या पता उनका पूरी तरह सत्यानाश हो जाए। एक और चीज़ थी इनसफिशिएंट रिसोर्स, नेक ना मिलने के रीज़न में। नेक जो नहीं मिल रहा था उसका रीज़न था, एक था इनसफिशिएंट रिसोर्स, एक था फैकल्टी की शॉर्टेज,
ठीक है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। तो इनसफिशिएंट रिसोर्स मतलब कॉलेज तो खोल ली है, अब कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट रिसोर्स ये था। अब आप पूछिएगा अपने बच्चों से जिनका जहाँ एडमिशन, उनको भी पूछिएगा ये बात कि आपके कॉलेज में सफिशिएंट रिसोर्स है, तो वही बता देगा जवाब। अगर बच्चे ने सच में पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो वो जवाब देगा इस बात का कि नहीं है। दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। कई कॉलेजेस आपको ऐसी दिख जाएंगी कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा कि वहाँ कॉलेज चलनी चाहिए। और ये तो आपने भी शायद मूवीज़ में और कई जगहों पर टीवी सीरियल में देखा होगा, कॉलेज मतलब ओहो हो, यहाँ कैंपस है, खेलने का ग्राउंड है, बिल्डिंग है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है, वहाँ पे वो डिपार्टमेंट चल रहा है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। कुछ कॉलेजेस में आज भी है, बाकी फिर आप खुद विज़िट करें कॉलेजेस, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या मिल रहा है, ठीक है। और लिमिटेड रिसर्च एंड इनोवेशन, जब फैकल्टी के पास टाइम ही नहीं होगा पढ़ने के लिए, कुछ नया रिसर्च करने का, पढ़ने के लिए मतलब खुद पढ़कर बच्चों को सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो वो खुद रिसर्च वर्क करके क्या नया कर लेगा। आप सबने 3 इडियट मूवी का वो सीन देखा होगा कि तेरे नाम पर 400 पेटेंट हैं, पता है ना, और वो चतुर रामलिंगम वो साइन करवाना चाहता है फुनसुक वांगड़ू से, तो फुनसुक वांगड़ू के नाम पे 400 पेटेंट होती हैं और बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो ये 400 पेटेंट ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए टाइम चाहिए होता है रिसर्च वर्क का। और एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर लोगों के जाने की वजह यही थी कि वो खुद पढ़ना और फिर वो जो नया पढ़ा है वो लोगों को पढ़ाना चाहते थे। और इतने सत्यानाश इस चीज़ का कर दिया है कि खुद पढ़ना तो दूर की बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ना होता है ना, उसका भी टाइम नहीं दे रहे हैं ये इंस्टीट्यूट्स और ये यूजीसी के गलत फैसले। मैं इसीलिए ही सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मैं चिंतित हूँ आने वाली जनरेशन के बारे में। एक तरफ हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बाबाओं का क्रेज़ आ गया है, ये 9-9 साल के अभिनव अरोरा जैसे बच्चे बाबा बन रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इतना गिरा हुआ है कि कोई गर्व करने वाली बात नहीं है लिटरेसी रेट के अंदर। दूसरी तरफ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? हर इंसान इतना एलिजिबल नहीं है कि अपने बच्चे को अमेरिका, कनाडा, यूके, रशिया कहीं पर भी भेज दे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए, यही हमें अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए अपने ही बुरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना होगा, और अपने लिए ना सही अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़िए इन गलत चीज़ों के ख़िलाफ़। ये एक बहुत काली सच्चाई थी जिसको आप लोगों के आगे लाना ज़रूरी था। अगर ये सच्चाई आप लोगों को ना बताओ तो शायद ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और बद से बदतर हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है और सच में आप चाहते हैं कि लोग अवेयर हों तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की सच्चाई पर बात करने के लिए, सच बोलने के लिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सच बोलने के लिए हिम्मत लेके आएंगे अपने अंदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल रखिएगा इस वाहियात से एजुकेशनल सिस्टम से। मिलते हैं अगली वीडियो में।